हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। तो आज से हमें अपने पार्टनरशिप का पढ़ना है और पार्टनरशिप अब हमारा 7 चैप्टर तक कंटिन्यू चलेगा। इसके पहले आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि है क्या ये चैप्टर हमारा। तो जैसा कि देख रहे हैं सेकंड में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। किसके लिए हमें पढ़ना है? पार्टनरशिप फर्म के लिए पढ़ना, और वो भी फंडामेंटल। फंडामेंटल्स का मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कब हम पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं, कब हम उसे फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो इसमें अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म के बाद पहले हम जान लें कि पार्टनरशिप क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में क्या दिया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म का मतलब किससे है? बिजनेस से है। और बिजनेस में हम पार्टनर किसी को किस लिए बनाते हैं कि हमारे साथ में मिलके वो काम करेगा और पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांटेंगे। तो यही मेन पर्पस होता है पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए। और भी कई सारे रीजंस होते हैं कि जैसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, कोई अकेला पर्सन बिजनेस करेगा तो उसका कैपिटल भी लिमिटेड होगा और वो रिस्क भी अकेले बेयर करेगा। तो अगर अपने बिजनेस को वो और बढ़ाना चाहता है, बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रोथ करे, लेकिन उसके पास पैसा कम है, ठीक है, तो उसके लिए उसे किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। वो पार्टनर ऐसे कोई रास्ते चलते नहीं पार्टनर बनाएगा, कोई उसका रिलेटिव हो सकता है, कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई जो है फैमिली मेम्बर भी उसका पार्टनर हो सकता है, उसके पास पैसा है, कैपिटल है, तो वो उससे मिल सकता है। या मान लीजिए कि मेरे पास पैसा भी है, मैं जो है बिज़नेस भी अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास मैनेजरियल स्किल नहीं है कि अपने कस्टमर से रिलेशंस या अपने बिजनेस रिलेशंस को कैसे मैं अच्छा रखूं। तो उसकी ज़रूरत के लिए भी कभी कभी पार्टनर बनाया जाता है लोगों को, ठीक है, जो अपने अच्छे होते हैं या हमारी नॉलेज में होते हैं। जैसे कोई अपना मैनेजर ही है, काम कर रहा है, बहुत दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, तो उसी को पार्टनर बना लिया, वो भी पार्टनर बन सकता है। कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तो हम उसको पार्टनर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप बस एक रिलेशन है उन दो लोगों के बीच में जो साथ में कोई बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं, जो उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। और वो बिजनेस या तो कोई अकेला बंदा ही चला ले, या तो सबकी जो है, या सब लोग मिलके उस बिजनेस को चलाएं। वही दिया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, या हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, क्योंकि पार्टनरशिप तभी होगा जब एक से ज़्यादा लोग होंगे। तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है कि कम से कम 2 लोग हों, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जो कि जो बिजनेस है उनका उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे लोग मिलके उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, सब लोग उस बिजनेस को चलाते हैं, सबका अपना अपना काम है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सब की तरफ से कोई एक ही उस बिजनेस को चला सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। देखिए 2 व्यू पॉइंट होता है, एक होता है लीगल, ठीक है, और दूसरा होता है अकाउंटिंग, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे, जो ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर उसका ऑनरशिप के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 तरीके से पार्टनरशिप होता है नेचर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
ये सेपरेट होता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है? क्योंकि जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है तो हम किसके लिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? फर्म के लिए रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसके ऑनर के लिए। जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हम फर्म के लिए रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट वगैरह हम फर्म का ही निकालते हैं, सारी चीज़ें हम उसी तरीके से करते हैं। लेकिन जब बात आती है ऑनरशिप की, तो ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने ऑनर से सेपरेट नहीं होता, यानी पार्टनर से सेपरेट नहीं होता। इसका मतलब कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी किसी भी डेप्ट के पेमेंट के लिए, तो फर्म की प्रॉपर्टी से अगर हम डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं फर्म के एसेट से, तो उसमें पार्टनर के भी एसेट्स को, प्राइवेट एसेट्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व की जाएंगी। वही दिया है, partnership is a separate business entity from the accounting viewpoint. However, from the legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity from its partners. अपने पार्टनर से ये अलग नहीं होता है। तो इसके पार्टनर पे अगर कोई इफेक्ट पड़ा तो फर्म पे भी पड़ेगा, और अगर फर्म पे कोई इफेक्ट पड़ा तो वो पार्टनर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ये सेपरेट होगा। जब हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम पार्टनर को नहीं देखेंगे, वहाँ पे हमें फर्म को देखना है, क्योंकि फर्म उस जगह पे हमारा जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, वो भी सेपरेट माना जाएगा ऑनर से। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें इसके जो फीचर्स हैं, इसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जा सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि 2 लोग कम से कम साथ में मिलें, साथ में मिल के काम करना ही पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस में भी जब लोग साथ में मिल के काम करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और जब मिल गए लोग तो 2 या 2 से ज़्यादा तो होंगे तभी तो मिलेंगे। तो ये क्या है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि 3 तरीके के लोग पार्टनर कभी भी नहीं बन सकते हैं। अब कौन कौन से हैं वो? अगर कोई माइनर है, माइनर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कि जो माइनर है उसको हम कभी भी पार्टनर नहीं बना सकते। जबकि अकाउंटिंग जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें रूल दिया गया है कि माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए। वो पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो माइनर है, कोई उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा, कोई उसकी ड्यूटीज़ नहीं होंगी, कोई उसकी लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई बेनिफिट होगा तो वो उसे मिलेगा, फ़ायदा उसको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चलें कि माइनर को पार्टनर नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, रेशनल पर्सन होना चाहिए। ठीक, रेशनल का मतलब क्या है कि वो अपना अच्छा बुरा समझने वाला होना चाहिए, कि उसको पता हो कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब थोड़ा दिमाग हो उसके पास, समझदार आदमी हो। ठीक है, समझदार का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपना अच्छा बुरा कम से कम वो जानता हो, तो उसे ही पार्टनर बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कम दिमाग का है, तो मंद बुद्धि का है, तो हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते हैं। और तीसरा है डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी भी लॉ में उसे डिसक्वालीफाई किया गया है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, उसे हम पार्टनर नहीं बना सकते। फिर एक चीज़ आती है जो हमारा सेक्शन 464 दिया है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है, रूल 2014, उसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कौन? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। क्योंकि मिनिमम तो हमें पता चल गया कि कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को हम पार्टनर बना सकते हैं। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के रूल 14 में एम्पावर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम कितने होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते।
कंपनीज एक्ट 2013 के रूल 2014 सेक्शन 464 में दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते कि 100 से भी ज़्यादा कर दो, 100 तक सीमित रखो, उतने में आप जितना बोलोगे उतने पार्टनर रहेंगे, आप डिसाइड करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे किसी भी फर्म में वो मैक्सिमम 50 होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम 50। तो ये हो गया पहला, 2 और मोर पर्सन। सेकंड है एग्रीमेंट। देखो कोई भी पार्टनरशिप कभी भी एग्जिस्टेंस में कब आता है, कोई बन के पार्टनरशिप फर्म बन के तैयार कब होगा, ठीक है, तो वो तभी हो सकता है जब कोई एग्रीमेंट किया गया हो। एग्रीमेंट का मतलब आपस में कोई सहमति बन गई हो, एग्री हो गए हो किसी चीज के लिए, ठीक है, तो एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अब एग्रीमेंट आप रिटन रखो या ओरल रखो, इसके लिए कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको कोई एक कंपलसरी है, ठीक है, कि आप नहीं रिटन ही रखो, नहीं आप ओरल ही रखो, कोई एक फिक्स नहीं कि बस एक ही रखना। आप चाहो तो ओरल भी रख सकते हो, आप चाहो तो रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ओरल एग्रीमेंट रखोगे तो मान लो आपका कोई एक फ्रेंड था, उसने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया, मतलब आपका पार्टनर बना, आपने बोला कि मैं तुमको 50% प्रॉफिट दूंगा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने पैसा भी कम लगाया था, थोड़ा टाइम भी कम देता था वो, ठीक है, क्योंकि वो और भी काम करता था, तो आपने ज़्यादा वर्क किया, तो आप बाद में बोलोगे कि हाँ नहीं मैंने तो काम ज़्यादा किया, मेरा पैसा भी ज़्यादा लगा, बिजनेस भी मेरा है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लूँगा, मैं 50-50 नहीं लूँगा, मैं तो लूँगा 70 और तुमको दूंगा 30। तो यहाँ पे उस फ्रेंड के साथ हो सकता है डिस्प्यूट, और इसी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए अगर रिटन एग्रीमेंट हमारे पास है तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए अगर रिटन एग्रीमेंट है तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप रिटन एग्रीमेंट रखो। ओरल पे अगर आपको बिलीव है तो ओरल पे रख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो रिटन एग्रीमेंट होगा फिर इसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा, जिसमें क्या होता है आपके पार्टनरशिप का जो भी डिटेल है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस का डिटेल है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, तो बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखना कि एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पार्टनरशिप जो लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। लेकिन जहां पे ये काम करते हैं या जिसके लिए कर रहे हैं, जिस फर्म के लिए कर रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए कर रहे हैं, फिर उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, लॉफुल बिजनेस। कोई एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए, है ना। अब लीगल बिजनेस यहाँ पे क्या है कि ऐसा बिजनेस हो जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, ठीक है, जो हमारी सोशल एक्टिविटीज के लिए हैं, सोशल वेलफेयर के लिए फर्म्स हैं, वो हमारे जो है पार्टनरशिप नहीं बोले जाएंगे, हम उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते, ठीक। यहाँ पे जो भी बिजनेस हो प्रॉफिट मोटिव हो, और प्रॉफिट मोटिव होने के साथ साथ प्रेशर में उसको पार्टनर ना बनाया गया हो, ठीक है। और कोई ऐसा बिजनेस ना हो कि प्रॉफिट मोटिव से तो हो लेकिन वो लीगल ना हो। जैसे मान लीजिए हॉर्स राइडिंग पे कोई पार्टनरशिप हो जाती है, तो हॉर्स राइडिंग इज नॉट अ लीगल बिजनेस, ठीक है। लीगल बिजनेस का मतलब क्या है कि हम कोई ट्रेड करते हैं, सेल परचेज का हमारा बिजनेस है, कोई शॉप हमने खोल ली, ठीक है, कोई हमने कंपनी स्टार्ट की, कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, छोटी मोटी फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, कोई प्लांट लगा लिया जहाँ पे हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, या हम कोई सर्विस एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा लीगल बिजनेस होगा जहाँ पे मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होगा और साथ साथ में वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, जो लीगल हो और प्रेशराइज ना किया गया हो। जैसे मान लो आपका कोई पैसा बाकी हो,
मतलब आप किसी का पैसा बाकी हो और वो आपसे पैसा मांगे तो आप उसको पैसा देने के बजाय बोल दो कि नहीं तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तो आपका पेमेंट बाद में हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उससे मैं आपको पैसा देता रहूँगा, आपका पूरा कर दूंगा। तो ये भी हमारा लीगल बिजनेस नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग। अब चौथा पॉइंट जो है कि इसका जो बिजनेस है इसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, और जो भी प्रॉफिट हो वो पार्टनर में शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर करना तो जरूरी है, लेकिन लॉस में ऐसा नहीं है कि लॉस भी सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लॉस भी सब में डिवाइड होगा, शेयर भी होगा। हो सकता है किसी को लॉस ना दिया जाए, हमने उसको गारंटी दे रखी है, लेकिन प्रॉफिट सबको देना पड़ेगा, ठीक। और लास्ट जो इसका फीचर है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सब लोग मिलके बिजनेस को चलाओ, सब लोग काम करो अपना अपना, या तो सब लोग काम ना करो, कोई एक ही उस बिजनेस को चला लेगा, सबकी तरफ से कोई एक बिजनेस चलाएगा उसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसेंशियल फीचर्स। अब हम बात करें कि अगर कोई पार्टनर बन ही गया तो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या उसके पास राइट्स है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उन सब के भी बारे में बात करें। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं। पहला, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कि जितने पार्टनर हैं वो सब के सब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी पार्टनर हैं सबके लिए है ये। कंसल्टेड, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के भी जो भी मामले होंगे उसमें आपस में कंसल्ट कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, जितने भी पार्टनर हैं सबके पास ये राइट होता है कि वो जो अकाउंट की बुक है पार्टनरशिप फर्म की, उसको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया, क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन है, वो देख सकते हैं, और उसकी कॉपी भी वो ले सकते हैं, मांग सकते हैं, और उनको मिलती भी है। नेक्स्ट है शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विथ अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। अब जब कोई पार्टनर बनेगा फर्म में तो कोई एक एग्रीड रेशियो होगा, किसी रेशियो में एग्री किए होंगे कि हाँ हमें कितना कितना प्रॉफिट आपस में शेयर करना है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उस एग्रीड रेशियो में उनमें बांटा भी जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस दे दिया, लोन दे दिया, जैसे मान लो कि मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड और है, वो भी मेरे साथ में पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, दोनों साथ में पार्टनर हैं। अब फर्म को ज़रूरत पड़ी कुछ पैसे की, फंड की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसीलिए होते हैं कि बिजनेस को जो है फंड प्रोवाइड कर सकें। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम बैंक से लोन ले लेते हैं, जिससे हमारा काम अभी हो जाए, बाद में हम रीपे करते रहेंगे उसको। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था उसने सजेस्ट किया कि ऐसा है, बैंक से आप लोगे लोन, अपने फर्म के लिए जब लोन लिया जाएगा तो हम उस पर 14% इंटरेस्ट देंगे, 13% 14% के नियर अबाउट इंटरेस्ट पे करेंगे। मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, 2-3% मुझे मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं। तो बैंक से लेंगे तो फर्म को देना पड़ेगा 14%, मान लिया कि 14% है तो 14% देना पड़ेगा। तो बैंक से कम रेट मुझे मिल जाएगा तो मैं भी अपना पैसा दे दूंगा, एज अ लोन मैं दे दूंगा। तो अगर उस पार्टनर ने लोन दे दिया तो जिस रेट पे हम एग्री हुए कि चलो ठीक है तुमको बैंक में डिपॉजिट करने पे 3 से 4% मिल रहा है इंटरेस्ट, मैं अगर फर्म से बैंक से लोन लिया जाएगा फर्म के लिए तो 14% देना होगा, 14%। तो एक काम करो, चलो 8% तुमको देंगे, तुम्हारा भी फायदा और फर्म का भी फायदा। 5% बैंक को कम पे कर 5-6% कम पे करना पड़ेगा, 6%, ठीक है, वो प्रॉफिट हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा। तुम 4% 3% पा रहे थे, तुम 8% पाने लगोगे, उस पर रिटर्न इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो उसने एडवांस दे दिया, लोन दे दिया फर्म को, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि वो पार्टनर था, उसका भी बिजनेस था तो वो पैसा लगा सकता था। भाई उसने पैसा तो स्टार्टिंग में ही लगाया ना, इन्वेस्ट किया, कैपिटल तो दिया ही उसने,
ये तो अलग से वो दे रहा है, हम बैंक से लोन लेने जा रहे थे, उसके पास था, उसने दे दिया पैसा, ठीक। तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोन ही बोला जाएगा जो हमने थर्ड पार्टी से लिया, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया। तो अब अगर उसने हमको लोन दिया, यानी हमारे फर्म को लोन दिया, तो जो रेट हमने जैसे 8% कहा कि हमने डिसाइड किया कि चलो 8% इंटरेस्ट पे हो जाएगा काम, तो 8% हम उसे पे करेंगे। लेकिन एक कंडीशन आ गया कि चलो हमने कहा कि यार तुम तो बैंक से जो है तुमको 3% मिल रहा है, हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें 14% देना पड़ेगा। तो एक काम करो यार, बैंक से थोड़ा कम लेना और तुमको भी इंटरेस्ट ज़्यादा थोड़ा दे देंगे, और जो है तुम फर्म को लोन दे दो, जो तुम्हारे पास पैसा पड़ा है एज अ लोन दे दो, फर्म में इन्वेस्ट कर दो, तो उस पर तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि उसको कितना मिलेगा, सिर्फ इतना कहा कि जितना तुमको बैंक में मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा, और हमें जितना लोन दे रहे थे उससे कम, लोन पे जितना इंटरेस्ट है उससे कम, लेकिन रेट डिसाइड नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन पे जब रेट डिसाइड नहीं होगा तो कंपनीज एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका प्रोविजन दिया है कि अगर रेट नहीं डिसाइड है तो जो इंटरेस्ट पे होगा पार्टनर को लोन देने पे वो मिनिमम 6% पर एनम होगा। इतना हमें देना ही पड़ेगा अगर रेट डिसाइड नहीं किया है। फिर छठा दिया है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो अ पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से एक्ट कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, और बी इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम, और उस टाइम पे जो भी उसका खर्चा हुआ होगा, जो उसने खुद खर्च किया होगा अपनी तरफ से फर्म के लिए, वो पैसा उसे बाद में वापस मिलने का भी राइट होगा। ऐसा नहीं कि मेरा फर्म है तो मैं चाहे जितना पैसा लगाता चला जाऊं, कैपिटल लगा दिया, उसके बाद अगर कुछ पैसा देंगे तो या तो वो एडिशनल कैपिटल होगा, या लोन देगा, या फिर अगर खर्च किया तो वो पैसा उसे वापस मिलेगा। फिर नेक्स्ट है अ पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन ना मिले। तो सारे पार्टनर का एग्री होना जरूरी है, अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं हो रहा है तो किसी भी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी अगर किसी पार्टनर ने एक प्रॉपर नोटिस दे दिया तो वो फर्म से रिटायर भी हो सकता है। प्रॉपर नोटिस जो भी प्रोसीजर होता हो कि अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप फर्म से रिटायर होना चाहते हैं, ठीक है, हेल्थ इशू की वजह से या किसी और रीज़न से, तो आप कुछ टाइम पीरियड होगा, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले आप प्रॉपर नोटिस दो, ठीक है, सारे पार्टनर्स को, जो भी मैनेजमेंट है पार्टनरशिप फर्म का उसको, और उसके बाद आप फर्म से रिटायर हो सकते हो, ठीक है। और लास्ट है इफ अ पार्टनर इंकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज सम मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर कोई बिजनेस का खर्चा है, ठीक, और उस खर्चे का पेमेंट फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने कर दिया। जैसे मान लो कि मैं पार्टनर हूं किसी फर्म में और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, बिजनेस के काम से, अपने फर्म के काम से। अब मैं फर्म के काम से बाहर गया, जो भी मैं बिजनेस से पैसा लेके गया था वो कम पड़ गया, तो अब वहाँ पे मैं उस काम को ऐसा तो है नहीं कि छोड़ के चलाऊंगा, क्योंकि दोबारा जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, बिजनेस का नुकसान होगा। तो क्या करूंगा कि भाई चलो ठीक है, कम है तो उतना पैसा मैं अपनी पास से पे कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर वो पैसा बाद में मिलने का भी राइट पार्टनर के पास है कि अगर किसी फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट कर दिया या कोई खर्चा फर्म के लिए आपने किया तो वो पैसा पार्टनर को बाद में वापस मिल जाता है। तो ये होते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स के राइट, जब वो पार्टनरशिप फर्म में आते हैं तो उनको ये राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड है क्या, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट अगर हमने किया तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी होंगी, तो वो डिटेल क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2 पार्ट में वीडियो दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज पार्टनरशिप, ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, इसेंशियल फीचर क्या होता है, और राइट्स ऑफ अ पार्टनर क्या होता है।
अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या है।